नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज 26 मई है। 3 साल पहले आज ही नरेंद्र मोदी देश की सबसे पावरफुल सीट पर बैठे थे। अच्छे दिन के नारे के साथ देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। 3 साल में देश के कितने अच्छे दिन आए। 2014 का इंडिया और 2017 के इंडिया के बीच क्या फर्क है। आज मोदी सरकार के काम की बात और राजनीति के ब्रांड मोदी का पूरा विश्लेषण हम खबरदार में करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड के विश्लेषण से पहले बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न आज असम में रिबन काटकर मना रहे थे। पीएम मोदी आज देश के सबसे लंबे रिवर ब्रिज पर टहल रहे थे, जिस रिवर ब्रिज का आज उन्होंने उद्घाटन किया और इसके जरिए अपनी सरकार की न सिर्फ स्पीड बताई बल्कि पुरानी सरकारों के कामकाज के तरीके को लेकर विपक्ष को भी लपेट लिया। यह मौका भी था क्योंकि सरकार के 3 साल आज पूरे हुए। पीएम मोदी ने असम में अपने मेगा शो के जरिए सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट बताई और न्यू इंडिया के स्लोगन के जरिए 2019 में अपनी राजनीति के नारे को भी एक तरह से साफ कर दिया। टाइमिंग, मार्केटिंग और मेगा शो वाली पॉलिटिक्स, इन तीनों बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूर दूर तक कोई नेता नहीं दिखता। देश की सत्ता संभालने के आज 3 साल पूरे हुए तो टीम मोदी ने असम में देश के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन के साथ ही मेगा शो की तैयारी कर रखी थी। 3 साल पूरे होने का मौका भी था तो असम के इस पुल से पीएम मोदी विपक्ष की राजनीति को नीचे फेंकने से नहीं चुके। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। पीएम मोदी इस पुल के रास्ते 3 साल में अपनी सरकार की स्पीड बता रहे थे, जिसे बनाने का ऐलान 2003 में हुआ था। लेकिन 2017 में आकर ये पुल शुरू हो पाया। पीएम मोदी क्रेडिट लेने में चूकते नहीं हैं। और ये कैसे हो भी सकता है जब सरकार के 3 साल आज पूरे हुए और सरकार की स्पीड, कामकाज और सोच के बारे में देश को संदेश भी देना। अगर विकास को स्थायी रूप देना है, स्थायी रूप से विकास को गति देनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये पहली आवश्यकता होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पटरी पर संतुलित विकास संभव होता है। करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत का असम के सादिया में लोहित नदी पर 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश की दूरी को 165 किलोमीटर कम कर देने वाला है। 7 से 8 घंटे समय बचाने वाला है। इस पर 60 टन वजन के टैंक भी आ जा सकते हैं। पुल को नाम भी असम के आइकन भूपेन हजारिका का दिया गया। ये भी मोदी स्टाइल की पॉलिटिकल मैसेजिंग है, जिसमें ऐसे नामकरणों पर राजनीतिक एकाधिकार ध्वस्त किए गए। 2 राज्यों के विकास में ये ब्रिज कड़ी बन रहा है। अरुणाचल का विकास, असम का विकास, और एक प्रकार से हमारा जो सपना है कि भारत को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सबसे बड़ी ताकत प्राप्त करने की अगर कोई जगह है, संभावना है, तो वो पूर्वी हिंदुस्तान है, पूर्वोत्तर हिंदुस्तान। भूपेन हजारिका पुल का उद्घाटन, गुवाहाटी एम्स का शिलान्यास और फिर 3 साल के अपने कामकाज की रिपोर्ट के साथ न्यू इंडिया की सोच की बात है। पीएम मोदी ने 2019 के लिए एक तरह से चुनावी स्लोगन साफ कर दिया। न्यू इंडिया का सपना लेकर के चले हैं। 2022 आजादी के 75 साल होंगे। देश के वीर नायकों ने मातृभूमि की आजादी के लिए जीवन खपा दिए हैं। हम 5 साल देश के लिए कुछ करने का संकल्प करें, न्यू इंडिया बनाने का संकल्प करें, जहां हर काम में हमारे अपने सपने नजर आते हो। ऐसे कामों को आगे बढ़ाना है, जन भागीदारी से आगे बढ़ाना। पीएम मोदी न सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट, मेगा शो वाली पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, बल्कि इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग भी चुनते हैं। वो अपने राजनीतिक शो में सोलो यानी अकेले ही खेलते हैं।
विपक्ष का हाल यह है कि पीएम मोदी के सोलो शो से लड़ने के लिए वो एकजुट तो होना चाहते हैं, लेकिन एकजुट हो नहीं पाते। तिनसुकिया से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आज मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज पर हर जगह बात हो रही है, लेकिन 2014 के भारत से 2017 का भारत कितना बदला है, इसको आंकड़ों में देखना भी जरूरी है। हमने अर्थव्यवस्था और बिजनेस के 7 पैमानों पर मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज का विश्लेषण किया है, जिसमें कई पैमानों पर मोदी सरकार हिट तो कई पैमानों पर अभी बहुत काम करना बाकी है। ग्रोथ रेट 2012-13 में 4.9% रहा था। 2016-17 तक ये 7.1%। चीन से आगे चीन की ग्रोथ रेट 6.7%। प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 74,920 रुपए, 2016-17 में 1,03,007 रुपए। दुनिया में 141वां नंबर। अमेरिका 7वें नंबर पर, चीन 70वें नंबर पर और पाकिस्तान 143वें नंबर पर है। एक्सपोर्ट के हिसाब से देखते हैं हम। 2013-14 में 312 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा। 2016-17 में 275 बिलियन डॉलर का। दुनिया में 17वां नंबर, चीन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है अमेरिका। इंपोर्ट के मामले में देखिए, 2013-14 में 451 बिलियन डॉलर, 2016-17 में इसकी वैल्यू रही 380 बिलियन डॉलर। दुनिया में 10वां स्थान, नंबर 1 पर चीन और नंबर 2 पर अमेरिका। अब विदेशी निवेश के लिहाज से तुलना करते हैं। 2013-14 में 24 बिलियन डॉलर, 2016-17 में 62 बिलियन डॉलर। दुनिया में नंबर 1 चीन, अमेरिका से आगे। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में तुलना करते हैं। 2013-14 में 304 बिलियन डॉलर था, 2016-17 में 371 बिलियन डॉलर। दुनिया में नंबर 8 चीन नंबर 1 पर है। विदेश से भारतीयों द्वारा भारत भेजी गई कमाई के हिसाब से भी तुलना हो सकती है। 2013-14 में 70 बिलियन डॉलर भेजे गए। 2016-17 में 65 बिलियन डॉलर। बिजनेस और इकोनॉमी के बाद पीएम मोदी के उन बड़े फैसलों और बड़ी पहल की भी चर्चा जरूरी है जो पिछले 3 साल में की गई। इनमें क्या हिट रहा, क्या फ्लॉप, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वो फैसले जो सुपर हिट रहे। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर कार्रवाई, पाकिस्तान को आतंक पर सख्त संदेश, नोटबंदी, कालाधन, बेनामी संपत्ति, 90 लाख नए करदाता जुड़े, कैशलेस लेन देन बढ़ाने की कोशिश हुई और यह बढ़ा भी। 600 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति सील की गई। जीएसटी, पूरे देश में एक टैक्स की दिशा में सहमति बनाएगी। जीएसटी की दरों का ऐलान किया गया, 1 जुलाई से यह लागू होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत 28 करोड़ अकाउंट में 64,000 करोड़ रुपए जमा हुए। 22 करोड़ रुपए रुपे कार्ड जारी हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को करीब 2 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य है। उजाला योजना के तहत 23 करोड़ कम ऊर्जा खपत वाले एलईडी बल्ब दिए गए। करीब 31,000 यूनिट बिजली की बचत होगी इससे। हालांकि कई ऐसी पहल हैं जिनमें अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली जितनी कामयाबी मिलने का अनुमान पीएम मोदी को रहा होगा। मेक इन इंडिया, विदेशी निवेश इसके हिसाब से बढ़ा है, लेकिन असर अभी नहीं दिखा है। रोजगार के अवसरों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ा। बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी वक्त लगेगा। स्मार्ट सिटी के हिसाब से देखते हैं। 100 स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। 60 प्रस्ताव मंजूर, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं। नमामि गंगे योजना, इसमें गंगा सफाई पर 300 प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ऐलान किया गया। 1700 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं अभी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के उन साहसिक फैसलों की बात करना जरूरी है, क्योंकि 3 साल में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर नोटबंदी हो, इस तरह के निर्णय लेना न तो राजनीतिक तौर पर आसान था, न ही कूटनीतिक तौर पर। फिर भी पीएम मोदी ने रिस्क लिया, जिसका फायदा भी उन्हें राजनीतिक तौर पर इतना हुआ कि विपक्ष अब उनके दूर दूर तक नजर नहीं आता। पूरे देश में आक्रोश पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था। अगर सरकार का इरादा नेक न होता,
सदिच्छा से लिया हुआ फैसला न होता तो इतने बड़े कड़े फैसले को जिस प्रकार से आग लगाने की कोशिश चली थी, कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो भस्म हो जाती। लेकिन ये 125 करोड़ देशवासी थे, कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। सरकार के 3 साल पूरे होने पर पीएम मोदी आज उस वक्त का जिक्र कर रहे थे जो वक्त शायद 3 साल में पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा, क्योंकि अगर ये मुश्किल वक्त ना होता तो शायद ही पीएम मोदी संसद के अंदर उस रूप में देखे जाते जिसमें नोटबंदी पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे विपक्ष पर गुस्से से पीएम की आंखें लाल थी। नोटबंदी से लोग कितना परेशान हुए, लेकिन साहसिक निर्णय और नए प्रयोग का संदेश मानकर जनता तकलीफों को सहकर भी साथ रही। इसे जन समर्थन के नाम पर 3 साल में पीएम मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी कहा जाए तो कम नहीं होगा, जो किसी चुनावी जीत से कहीं ज्यादा है। नोटबंदी बड़ा कठोर निर्णय था। 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर आकर असली स्पीड पकड़ी, जिसमें एक के बाद एक साहसिक निर्णय किए गए जो राजनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर भी जोखिम भरे हो सकते थे। नोटबंदी पर राजनीतिक रिस्क था तो सर्जिकल स्ट्राइक पर कूटनीतिक रिस्क। सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय पीएम मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी माना गया, जिसमें उड़ी हमले का न सिर्फ बदला लिया गया बल्कि पाकिस्तान को नए भारत की सोच के दर्शन भी करा दिए। सीमा पार करके इन फिदायिन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायिन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और ऐसे साहसिक फैसलों से पीएम मोदी ने अपनी राजनीतिक छवि को और मजबूती से इतना गढ़ लिया कि विपक्ष के लिए इस छवि को तोड़ने का कोई राजनीतिक अस्त्र शस्त्र नहीं बचा। लगातार चुनावी हार ने विपक्ष को और पस्त कर दिया। विपक्ष के लिए मोदी पॉलिटिक्स से निपटना नामुमकिन सा दिखने लगा है कि हर रोज 35 किसान फंदे पर झूल जाते हैं और वो 3 सालों का जश्न मनाते हैं। सरहदों पर वीर सैनिकों के सर काट दिए जाते हैं और वो 3 सालों का जश्न मनाते कि देश की उम्मीदों पर सत्ता की भूख भारी है और भाजपा सरकार असलियत में हर मोर्चे पर हारी है। दूसरे मुद्दों को छोड़ दें तो अभी भी पीएम मोदी के लिए सबसे मुश्किल चुनौती कश्मीर बना हुआ है, जहां उनके ही सहयोगी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार है। परमानेंट इलाज अब भी नहीं दिख रहा। चीन से भी निपटने की बड़ी चुनौती है। आने वाले वक्त में इन्हीं मसलों पर पीएम मोदी की बड़ी चुनौती होगी। आज तक ब्यूरो। 3 साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो नारा दिया सबका साथ सबका विकास। आज मोदी सरकार की तीसरी सालगिरह है। इन तीनों सवालों में विकास के पैमाने पर बीजेपी ने भी देश के राजनीतिक नक्शे पर खूब झंडे गाड़े हैं। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक 3 सालों के मोदी राज में देश के राजनीतिक नक्शे पर किस तरह कमल तेजी से खिलता चला गया है। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तब देश के 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और 2 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, यानी 7 राज्यों में कमल खिला था, जबकि 13 राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की सरकारें थीं। 9 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का राज था। अब 3 साल बाद 17 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 9 राज्यों में बीजेपी गठबंधन सत्ता में, और कांग्रेस गठबंधन 7 राज्यों तक सिमट कर रह गई और 7 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता में हैं। साल 2014 में देश की 39% आबादी बीजेपी शासित राज्यों में रहती थी। 3 साल बाद 2017 में देश की 61% आबादी बीजेपी शासित राज्यों में रहती है। देश के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी के कदम
जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उससे बीजेपी को कांग्रेस मुक्त भारत वाला अपना सपना साकार होता जरूर दिख रहा है, लेकिन देखने वाली बात तो यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास पर जितना जोर दिया है उतना ही जोर वो राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी के विकास पर भी देते रहे हैं। मोदी एक ऐसा जादूगर है, देश के लिए जीने का समय है। अच्छे दिन मैं मनोहर लाल ईश्वर नामत शपथ खाए कौं जे मोदी राज के 3 साल में देश ने कितना विकास किया, इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मोदी राज के 3 सालों में देश के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी का ग्राफ बढ़ते बढ़ते 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है और कांग्रेस का हाथ सिकुड़ता ही चला गया है। कांग्रेस के अंतकाल का आरंभ समझ लीजिए। इस चुनाव में तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन इस चुनाव के बाद पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत, उसमें 2 कदम देश और आगे बढ़ा है और कांग्रेस मुक्त भारत के काफी नजदीक पहुंचे हैं। कांग्रेस सिमटती जा रही है। मैदानी क्षेत्रों से कांग्रेस साफ हो गई है, अब केवल पहाड़ी क्षेत्रों में दुबकी हुई है यह कांग्रेस। बीते 3 सालों में कांग्रेस मुक्त भारत की राह पर बीजेपी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि आज देश के 17 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 7 राज्यों में सिमट कर रह गया है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक ही एजेंडा है, देश के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी का एकाधिकार कायम करना। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो आने वाले दिनों में हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक होते होते पश्चिम और दक्षिण के राज्य, पूर्व और दक्षिण के राज्यों में भी जाने वाली है मित्रों। और ये भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ 2019 के चुनाव में फिर से एक बार अभी जो बहुमत है उससे भी बहुत बड़ा मैंडेट लेकर मोदी जी के नेतृत्व में रुकेगा। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसी साल बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार बनाई। फिर 2016 में बीजेपी ने असम में पहली बार सरकार बनाई। देश के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी ने ऐसे राज्यों में भी दस्तक दर्ज करवाई जहां बीजेपी का अस्तित्व ही न के बराबर था। बीजेपी ने केरल में 1 विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल में 3 सीटें जीतकर अपना खाता खोला, लेकिन फिर बिहार और दिल्ली की बड़ी हार से लगा कि बीजेपी का विजय रथ अब थमने लगा है। लेकिन बीजेपी ने मायूस होने के बजाय सबक लिया। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की इज्जत दांव पर लगी थी। यूपी में राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान 1200 रैलियां करके बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया। पीएम मोदी ने खुद 20 रैलियां की। पीएम मोदी 3 दिन तक लगातार बनारस की गलियों में घूम घूम कर लोगों से मिलते रहे। नतीजा क्या रहा ये बताने की जरूरत ही नहीं है। इस देश में विकास का जो क्षेत्रीय असंतुलन था, इसको साधने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज हम विश्वास के साथ अब कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की ये जनता किसी भी प्रकार से अपने को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत को बम्पर जीत यूं ही नहीं माना जा रहा। यूपी की जीत से बीजेपी का उत्साह अपने पूरे उफान पर है। जानकार कहते हैं कि यूपी की जीत ने 2019 में मोदी राज पार्ट 2 की नींव मजबूत कर दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम यहाँ सरकार चलाने नहीं देश चलाने आए हैं
और लोगों ने इस बात पर विश्वास किया है और 3 वर्ष के बाद लोग पूरा अनुमोदन कर रहे हैं मोदी जी का, उनके रवैये का, उनकी विश्वसनीयता का। ये मैं समझता हूँ इस मंत्रिमंडल का एक एक व्यक्ति अपने काम में जुटा हुआ है। हर सेक्टर में इतना काम हुआ है कि मुझे भारतीय होने का जो गर्व है वो मुझे मोदी जी की सरकार से प्राप्त हुआ है। अगर इकोनॉमी के अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया गया है तो वो इन्हीं 3 सालों में आया है। विश्व के अंदर चाहे इकोनॉमी का जो भी हाल हो, लेकिन भारत के अंदर इकोनॉमी अभी भी बिल्कुल एक्टिव है। उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। अब मिशन 2019 के तहत बीजेपी ने लोकसभा की 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अमित शाह की अगुवाई में इस मिशन पर जुट चुकी है। अमित शाह खुद उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी का जनाधार ना के बराबर है। तो अब एक बार फिर याद कीजिए 3 साल पहले का वो वक्त जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी का चेहरा कमल की तरह खिलता चला गया। देश के राजनीतिक नक्शे पर कमल की ये छाप वक्त के साथ गहरी होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। बिहार और दिल्ली की हार को छोड़ दें तो मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 3 सालों के दौरान बीजेपी को देश के राजनीतिक नक्शे पर स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी के विरोधी भी अब मन ही मन ये मानने लगे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी राज को पटखनी देना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विजय रथ को 10 राज्यों के विधानसभा चुनावों में दौड़ लगानी बाकी है। इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के गृह राज्य में पहला चुनाव है। बीजेपी यहां 4 बार से सत्ता में है। इसी साल हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है जहां भी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी गुटबाजी की शिकार है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में कमल खिलाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिर 2018 में भी 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव है जहां बीजेपी को अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव है जहां 3 बार से बीजेपी सत्ता में है। इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है, बीजेपी यहां भी सत्ता में है। 2018 में राजस्थान में भी चुनाव है, यहां भी बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का टेस्ट होगा। दक्षिण भारत में पहली बार साल 2008 बीजेपी ने कर्नाटक में ही सरकार बनाई थी। बीजेपी लेकिन अभी यहां कांग्रेस सत्ता में है। इसके अलावा 2018 में मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी विधानसभा चुनाव है जहां बीजेपी का ज्यादा जनाधार नहीं है। यहां स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था, जिसकी बात की थी, 3 साल बाद उस सपने में कई पंख लग चुके हैं और आने वाले 2 सालों में बीजेपी के पास अपने इस सपने को पूरा करने के कई और मौके हैं। बीजेपी इनमें से कितने मौके भुना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए। जाहिर है कामयाबियों के साथ नाकामियां भी आई होंगी। इसमें रोजगार का बड़ा सवाल है क्योंकि नए रोजगार तो दूर, टेलीकॉम, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों की छंटनी शुरू हो गई। श्रम ब्यूरो के ताजा सर्वे के मुताबिक वर्ष 2015 में 1,55,000 और वर्ष 2016 में 2,13,000 नए रोजगार पैदा हुए, जो पिछले 8 साल में सबसे कम है। अब इन आंकड़ों की तुलना यूपीए 2 के शुरुआती 2 साल से करें तो पता चला है कि साल 2009 और 10 के दौरान 18,71,000 नए रोजगार पैदा हुए थे, जबकि मोदी राज के शुरुआती 2 सालों में 3,68,000 नए रोजगार पैदा हुए। यानी मोदी राज के 2 सालों में पिछली सरकार के मुकाबले रोजगार के अवसर 74% कम हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी जब 2014 में देश की सत्ता संभाली थी तब देश में बेरोजगारी दर 4.9% थी, जो अगले साल यानी 2015 में बढ़कर 5% हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1,77,00,000 थी, जो 2017-18 में बढ़कर 1,78,00,000 तक जा सकती है। रोजगार कारोबार से जुड़ी कंपनी हेड हंटर्स का दावा है कि आने वाले 3 सालों में भारत के आईटी सेक्टर में सालाना 1,75,000 से 2 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। विपक्ष इन आंकड़ों के सहारे मोदी सरकार पर गंभीर सवाल दाग रहा है। भाषण और आश्वासन का शासन। किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में देखें,
ये स्लोगन प्रमुख है। आज बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं, हमारे नौजवान भटक रहे हैं। ये जुमले की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति से जो ये 3 साल गुजरे हैं, इसका पर्दाफाश बड़ी जल्दी होने वाला है। मोदी सरकार टोटल हर फ्रंट पर फेल है, सिवाय गाल बजाने का, जुमलाबाजी करने का कुछ नहीं है। इसलिए ये लोग मुख्य बातों से हट करके और मुख्य धारा से हट करके जो वादा किया था नोटबंदी के समय में, या 15 लाख रुपया निकाल के देने का लोगों का, रोजगार के अवसर तो बिल्कुल जीरो पर चला गया। आप जो भी सर्वे आया है आप लोगों ने देखा होगा, सब फ्रंट पर मोदी सरकार फेल है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।